हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम डी ब्लॉक की फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने वेरिएशन ऑफ साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, एलॉय फॉर्मेशन प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। और आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें सारे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है, ठीक है ना। जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं और उनको हम पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक लाइंस को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एक्सट्रीम फॉर्म है और इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक लाइंस को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेसिकली न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवोल्यूशन है उससे तो ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो साइमल्टेनियसली अपनी मीन पोजीशन पर रोटेट भी करता है, जिस तरह से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। जिस तरह रोटेशन का मतलब ये हो गया जैसे फैन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन 2 तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखा जाता है, और ये इनके सिंबल है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, जो ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, तो ये जब अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं तो अपने एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अपने एक्सिस के अराउंड क्या जनरेट करते हैं? अपने एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो ये जो क्लॉकवाइज ये है इनका मैग्नेटिक फील्ड, ये है इनका मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने रेड शेड बनाई है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है। और दो ऑपोजिट जिस तरह से फैन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो अपने एक्सिस के अराउंड एयर का प्रेशर जनरेट करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो अपने एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्शन देते हैं, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, ये एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं और एक दूसरे के, तो ये तो हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। टाइनी मैग्नेट मतलब बहुत छोटा सा मैग्नेट, यानी किसी भी एटम में, किसी भी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक छोटा सा मैग्नेट है, एक टाइनी मैग्नेट है, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन जब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पास पास में आते हैं, जब एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन नियर आते हैं तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करके और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया और ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। या जरूर नहीं है एक है, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन, ठीक है, 1 और ग्रेटर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो
उन अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट नहीं होता है, इस वजह से उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। और उसमें अगर मैग्नेटिज्म है तो हम उस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिज्म मेंटेन रहेगा, कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और इस तरह के सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, तो एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है। तो अगर किसी सब्सटेंस में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, और ये मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करते हैं जब अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म होता है, उसका रीजन है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक इसी का ही एक्सट्रीम फॉर्म है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और हम अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो उनमें डायमैग्नेटिज्म भी है, पैरामैग्नेटिज्म भी है और फेरोमैग्नेटिज्म भी है। जैसे हमको क्लियर है कि अगर n क्या है, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, आर्गन 3d1 4s2, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। स्कैंडियम टाइटेनियम में होता है 3d2 4s2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। वेलेडियम है तो 3d3 4s2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। स्कैंडियम टाइटेनियम वेलेडियम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d5 4s1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। क्रोमियम में पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, डी में 5 है और एस में 1 है। Mn का अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s2 हो गया। अब ये तो दोनों पेयर्ड हो गए, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। और फिर आयरन की बात करें, आयरन 26 तो हो जाएगा 3d6 4s2, ये हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन कोबाल्ट 3d7 4s2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से निकल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, और कॉपर के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या लिखा, स्कैंडियम से कॉपर तक सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हैव मैग्नेटिज्म। अब वो यहाँ तो पैरामैग्नेटिक होंगे। अब यहाँ पर ये वाले सारे के सारे स्कैंडियम 2 Mn, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। कहां से? स्कैंडियम 2 और आयरन कोबाल्ट एंड निकल, ये 3 स्पेशल मेटल्स हैं जो 3d8 4s2, और ये जो तीनों आयरन कोबाल्ट निकल में फेरोमैग्नेटिज्म होता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म किस में होता है? फेरोमैग्नेटिज्म होता है आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। और स्कैंडियम 2 Mn पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। दिख ही रहा है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद जो लास्ट में, तो कॉपर में भी पैरामैग्नेटिज्म है, कॉपर में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिंक में नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैग्नेटिज्म, यस, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी इज नॉट कंसीडर इन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या जिंक में पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म है? नहीं है, वो डायमैग्नेटिक है। तो इसका तो हम ये जरूर कहेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों प्रॉपर्टी मिलती है। डायमैग्नेटिक कौन होता है? डायमैग्नेटिक जिंक होता है। जिंक, ये डायमैग्नेटिक कौन हो गया? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, क्योंकि इनमें सारे फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पर हम जो मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो मैग्नेटिज्म को वैसे तो
पूरा मैग्नेटिज्म का चैप्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पूरा फिजिक्स में डिटेल में है। और यहां पर एक टर्म आती है बेटा, वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू है, ये म्यू है वैसा बेसिकली, दिस इज, इसका सिंबल ये होता है, म्यू होता है रूट n+2 bm। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख रखा है मैंने ऊपर। bm इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। bm को हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन है, और bm इसकी यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन है। बोर मैग्नेटॉन क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, वो हमारे को केमिस्ट्री में काम नहीं आती है, आपको तो खाली आगे bm लिखना है। अब एक तो फॉर्मूला ये होता है म्यू का, और दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, म्यू इक्वल्स टू रूट s+1, ठीक है। लेकिन हम है ना अभी ये वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला ही, क्योंकि दो फॉर्मूले याद करेंगे, लर्न करेंगे तो टाइम खराब हो जाता है, मतलब बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो म्यू n, अब n की वैल्यू, म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और बेसिकली म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिज्म। बेसिकली म्यू को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं हम, तो म्यू की वैल्यू ऑब्जर्व करके अगर हमको म्यू की ऑब्जर्व वैल्यू से म्यू की ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ डालकर और हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम की एप्लीकेशन क्या है, नंबर 1 उसमें मैग्नेटिज्म कितना है ये पता चलता है, नंबर 2 म्यू की वैल्यू से हमको ये भी पता चलता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि म्यू जो है मैग्नेटिक जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू की वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने म्यू की वैल्यू ऑब्जर्व की, तो ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ रखकर हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू फॉर एग्जांपल, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1+2 इक्वल्स टू √3 बोर मैग्नेटॉन। अगर n की वैल्यू 2 आ रही है किसमें, तो म्यू इक्वल्स टू 2+2 इक्वल्स टू √8। तो यहां पर हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस, आई थिंक मिस्टेक हो रही है, n+1 होता है बेटा यहाँ, और एक मिनट, 2 + 3 नहीं, 2 ही है, 2 सॉरी, ओके, तो √12 हो जाएगा, ये बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस तरह से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके, और n की वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम n की वैल्यू फाइंड आउट करके और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो तीनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें खाली हमको जैसे आपको खाली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जैसे आ जाएगा फॉर एग्जांपल mn है, अब वो लिख देगा कि फाइंड आउट म्यू वैल्यू ऑफ, व्हाट इज म्यू वैल्यू ऑफ m+4, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे। mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आर्गन 3d5 4s2। अब हम mn को किस में कन्वर्ट कर देंगे, mn+2, तो ये आ जाएगा आर्गन, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 और 2 इसमें से निकल गए, तो 3d3, तो 3d3 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, तो अब n की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इससे हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूले में डाल के। तो किसी भी आयन का, तो इसके लिए सबसे इसमें ये है कि आपको पहले तो उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखकर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लोगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके और फिर उसकी वैल्यू म्यू के फॉर्मूले में डाल दोगे तो अपन पास आंसर आ जाएगा। और आगे यूनिट जरूर लिखना, बोर मैग्नेटॉन Bm। नेक्स्ट है इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं
उनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मिलती है। यानी आप अगर देखो अधिकतर रिएक्शंस, पी ब्लॉक की रिएक्शंस देखो, ऑर्बिट में रिएक्शंस देखो, 11 से देखते आ रहे हो, तो अधिकतर कैटलिस्ट क्या होते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम पाउडर, आयरन पाउडर, या कहीं FeCl3 लिया हुआ रहता है, कहीं TiCl4 लिया हुआ रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से किसी भी रिएक्शन को अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी में लाएंगे तो बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर जो कैटलिस्ट हैं वो या तो डायरेक्ट ट्रांजिशन मेटल्स लिए हुए हैं या फिर ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड लिए हुए हैं। तो इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होने का जो रीजन है, इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है, तो उसके दो रीजन है, और दोनों में से एक रीजन हम ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इन मेटल्स के एडजॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा होता है। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का पार्ट है। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम पाउडर है, तो इसके सरफेस पर H2 गैस इजीली एडजॉर्ब हो जाती है। तो एडजॉर्प्शन पावर इनके मेटल के पाउडर की एडजॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है। और जब इनके मेटल के पाउडर की एडजॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है तो इनके मेटल सरफेस पर रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें तो जो इथाइन है C2H2, इसका जब अपन हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम यहाँ लेते हैं निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम पाउडर और बन जाता है C2H6। ठीक है, तो इथाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो इथाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेन में। इसी तरह से अगर अपन हेबर प्रोसेस देखें तो हेबर प्रोसेस के अंदर हम आयरन पाउडर लेते हैं और यहां पर अमोनिया फॉर्मेशन हो गया हेबर प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस जैसे H2SO4 बनाते हैं, प्लेटिनम पाउडर लेते हैं और उससे इसको SO3 में कन्वर्ट करते हैं। प्लेटिनम की जगह V2O5 लेते हैं, तो V2O5 भी वेरिडियम ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड है। तो कुल मिला के अच्छा, इनका रीजन क्या है? इनका रीजन ये है कि ये जो रिएक्टेंट है वो इनके सरफेस पर इजीली क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है और सरफेस पर इन मेटल के सरफेस पर ये गैसेस एडजॉर्ब हो जाती है। उस वजह से सरफेस पर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इन रिएक्टेंट्स की, और फिर ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ये एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, तो ये इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही इनके सरफेस पर प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट डिसॉल्व हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट बना वो इमीडिएटली इन मेटल सरफेस को छोड़ देता है और अलग हो जाता है। और जैसे ही अलग हो जाएगा तो वापस इनका मेटल सरफेस फ्री हो जाएगा, तो वापस न्यू रिएक्टेंट गैसेस इसके सरफेस पर एडजॉर्ब होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट वापस डिसॉल्व होगा और रिएक्टेंट वापस एडजॉर्ब होगा। यानी इसके ऊपर क्या हुआ? रिएक्टेंट आया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट डिसॉल्व हुआ, फिर नया रिएक्टेंट आया, प्रोडक्ट बना, डिसॉल्व हुआ, फिर वापस नया रिएक्टेंट आया, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट डिसॉल्व हुआ। तो ये साइकिल चलता ही रहता है। इस वजह से इन मेटल्स की एडजॉर्प्शन पावर अच्छी होने की वजह से इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इफेक्टिव रहती है। और दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वेरियस इंटरमीडिएट बनाते हैं, क्योंकि इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इनमें वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो ये रिएक्टेंट से क्या करते हैं? लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला, रिएक्टेंट के साथ लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वही रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है। किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन की रेट उतनी कम होगी।
तो ये ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, रिएक्टेंट से एक लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसको तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और फिर वो उनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस आपको सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से कर रखे हैं। कैटालिसिस वाले वीडियो को देखो आप सरफेस केमिस्ट्री में, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का पूरा 1 आवर का क्लास दिया हुआ है और उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर है। अगर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझना है तो आप सरफेस केमिस्ट्री के मेरे वीडियोस को देखो, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं। और ये in some cases the finely divided metal or their compound provide a large surface area for adsorption and the absorbed reactant react faster due to the closer contact। adsorption theory ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही इंटरमीडिएट थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में और सरफेस केमिस्ट्री में दोनों ही चैप्टर में कैटालिसिस डिस्कस किया हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री में तो एडजॉर्प्शन थ्योरी डिस्कस की हुई है और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी डिस्कस की हुई है। तो वो दोनों अपने आप में डिटेल टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? ये देखो, बेसिकली कोई भी मेटल है तो उसका एक पर्टिकुलर पैकिंग होगी। अब वो पैकिंग जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट की तो HCP और CCP होती है। जनरली HCP, CCP एंड BCC, ये 3 तरह की पैकिंग ट्रांजिशन मेटल्स में मिलती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक ही बात है, ठीक है ना, इसको अपन और लिख सकते हैं, ठीक है ना, और बॉडी सेंटर क्यूबिक। लेकिन सबसे ज्यादा क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही होती है इनमें। तो कोई भी पैकिंग हो, जो भी पैकिंग होगी उस पैकिंग के अंदर अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, जो हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जब स्फीयर्स अरेंज हो रहे हैं तो इनके बीच में ये जो गैप छूट गया है, जिनको हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं CCP पैकिंग के अंदर, तो इस स्पेस को हम, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। हम इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। बेसिकली ये वॉइड्स हैं और इन वॉइड्स का साइज डेफिनेटली इन स्फीयर्स से छोटा होगा। अब स्मॉल इन वॉइड्स के अंदर स्मॉल एलिमेंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये क्या है? ये स्मॉल एलिमेंट है। क्योंकि वॉइड का साइज छोटा है तो बड़ा एलिमेंट तो बैठ ही नहीं पाएगा, या तो वही एलिमेंट आके फिट हो सकते हैं जिनका रेडियस इस वॉइड के रेडियस से रिसेंबल करता हो। इन वॉइड्स के अंदर वो ही एलिमेंट्स आकर सेट हो सकते हैं जिनका रेडियस इसकी वॉइड की रेडियस से रिसेंबल करता हो, ऑलमोस्ट सेम हो। तो स्मॉल, इसीलिए यहां पर जो स्मॉल एलिमेंट होते हैं जनरल, ये 4 एलिमेंट, बस ये 4 एलिमेंट याद रखो, बोरोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है ना। बोरोन भी होता है, यहाँ बोरोन नहीं लिखा है मैंने, सच एस बोरोन, ठीक है। तो बोरोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये इनका साइज इतना है कि वो इन वॉइड्स के अंदर, इस स्पेस के अंदर फिट हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इन ट्रांजिशन मेटल्स को मेल्ट करके और कुछ परसेंटेज में इन चारों में से कोई एक एलिमेंट मिक्स कर देते हैं। जैसे जब आयरन मैन्युफैक्चर होता है बेटा, तो इंडस्ट्री में जब आयरन मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो आयरन की मेटलर्जी में, जब हम मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तभी भी डिस्कस करेंगे, तो आयरन की मेटलर्जी में क्या होता है, जब जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके अंदर आयरन प्यूरिफाई हो रहा होता है, या उसमें जब आयरन की मेटलर्जी जब ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेसिंग हो रही होती है, ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन की मेटलर्जी का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय इसमें कार्बन मिला देते हैं। तो वहां टेम्परेचर
करीब करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो क्या होता है, वहाँ आयरन पूरा मेल्ट हो जाता है, और आयरन मेल्ट हो जाता है तो उसमें हम कार्बन ऐड कर देते हैं। कार्बन ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि जब प्रोसेस कंप्लीट होता है और आउटलेट से आयरन, लिक्विड आयरन, मोल्टन आयरन बोलो, मोल्टन आयरन जब बाहर आता है तो आ गया, लेकिन उसमें कार्बन भी है ऑलरेडी। फिर टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आयरन के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, आयरन वापस सेटल डाउन होने लग जाता है। तो आयरन के जब क्रिस्टल बनने लग जाते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं, ये कार्बन एटम इन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करते जाते हैं। अब इससे फायदा ये हो गया, तो इससे फायदा क्या हुआ वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ, ये इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर गए, और इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर गए तो ये जो वेकेंट स्पेस था एक तरह से फिल हो गया, और ये अंदर ही इस तरह से बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि इस बॉन्डिंग की वजह से एक तो आयरन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो वेकेंट स्पेस था इसमें कार्बन का मास आ गया, यानी कार्बन एटम सेट हो गए। फिर इस कार्बन ने भी यहाँ से चारों को बॉन्ड कर दिया, तो इसमें एक तरह से ये तो आपस में देखो, ये तो आपस में बॉन्डिंग है ही, ये वाली बॉन्डिंग तो आपस में है ही, लेकिन ये इस कार्बन की भी इसके साथ बॉन्डिंग हो गई। तो सारे मेटल स्फीयर जो है ये आयरन के, वो एक दूसरे के साथ रिजिडली, टाइटली, स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, और दूसरा इनकी रिएक्टिविटी डाउन हो जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर बॉन्ड बना चुके हैं। तो क्या हो जाता है, अब इस तरह के कार्बन, इस तरह का आयरन जिसके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कार्बन सेटल है, वो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो गई, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, इस पे रस्टिंग स्लो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो जो आयरन का जो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC या HCP है, तो इसके कार्बन के आने की वजह से इसका ओरिजिनल क्रिस्टल अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है। यानी अगर वो CCP पैकिंग में है तो CCP पैकिंग में ही रहेगा, अगर वो BCC पैकिंग में है तो BCC पैकिंग में ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरह के आयरन को हम पिग आयरन बोलते हैं, और कार्बन के इसमें जनरली कार्बन का परसेंट 4 to 6% तक रखते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो आयरन यूज होता है उसके, वो बेसिकली कार्बन के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल्स आर large in size and contain lots of interstitial sites। ये भी इस तरह से जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ये हैं, ठीक है। Can trap atom of other element that have smaller atomic size such as hydrogen, boron, carbon, nitrogen in the interstitial sites of their crystal lattice। The resulting compounds are called interstitial compound। अगर इसमें ये बैठ गए हैं तो हम इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट को ही इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज और इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी, और ये बिल्कुल सिंपल है, फैक्ट है, इनके अंदर कोई ऐसा कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, ये तो बार बार चैप्टर में आ रहा है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा हमने, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पिनलॉग में भी आ जाएगी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी केमिकल काइनेटिक्स में भी डिस्कस किया, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी 11 से देखते आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से O2 इज पैरामैग्नेटिक, और फिजिक्स में तो पूरा चैप्टर है। तो इन दोनों पॉइंट को, ये सारे ऐसे टॉपिक्स में बेटा इसमें ज्यादा अपन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1 और 2 मार्क्स का, बस खाली आपको ये ध्यान होना चाहिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 तरह की होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, म्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर म्यू की वैल्यू निकालने को आ जाए तो ओके। और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एनालिटिकल रिएजेंट्स हैं। एनालिटिकल रिएजेंट मतलब जो लैब में यूज करते हैं, K2Cr27 और KMnO4, ये हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं। बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27 और KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का तो 12th के अंदर टाइट्रेशन भी है, और उसको हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा KMnO4 है, पहले हम K2Cr27 डिस्कस करते हैं।
तो इसके ये दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट बोलते हैं, इनको हम एनालिटिकल रिएजेंट है जो लैब में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, स्पेशली टाइट्रेशंस के अंदर। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द और कॉल्ड क्रोमेट और फेरोक्रोम और क्रोम आयरन। यानी K2Cr2O7 किससे प्रिपेयर करते हैं? FeOCr2O3 से, FeOCr2O3 से। ये इसका और है जिसका नाम क्या है? क्रोमेट है, फेरोक्रोम है और क्रोम आयरन है। तो सबसे पहले तो आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि K2Cr2O7 को किससे प्रिपेयर करते हैं और उसका फॉर्मूला लिखो। तो तीनों में से जो भी नाम याद रह जाए, क्रोमेट, फेरोक्रोम और क्रोम आयरन, और फॉर्मूला क्या है? FeOCr2O3। अब हम इसको बेसिकली ये 3 स्टेप में बनता है, तो हम इसका आज प्रिपरेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज और KMnO4 देख लेंगे। ये सारे आज वाली क्लास और नेक्स्ट वाली क्लास में फैक्ट ज्यादा है, कंसेप्ट कम है, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू सोडियम क्रोमेट। सबसे पहले हम ये जो क्रोमाइट और है, ये वाला FeOCr2O3, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सोडियम क्रोमेट में। Na2CrO4 is called sodium chromate. Na2CrO4 is called sodium chromate. तो हम जब फेरोक्रोम को क्रोम और को क्रोमेट को NaOH के साथ और एयर में एयर की सप्लाई करते हैं, यानी फर्नेस में इन दोनों का पाउडर बना के रख देते हैं। फर्नेस सबसे पहले इसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके फाइन पाउडर के साथ NaOH का पाउडर मिक्स कर देते हैं 4:16 रेशो में, और मतलब मोलर रेशो है ना, 4:16 मोलर रेशो में। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फर्नेस में रखते हैं और स्ट्रॉन्ग एयर की सप्लाई करते हैं, प्रेशर के साथ एयर की सप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है? O2 ऑक्सीजन की सप्लाई इस मिक्सचर को प्रॉपर होती रहती है। और फिर जब फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये दोनों रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये सोडियम क्रोमेट है और ये फेरिक ऑक्साइड है। तो ये जो है सोडियम क्रोमेट जो है वो तो वाटर सॉल्युबल है। ये तो क्या है? ये है वाटर सॉल्युबल सोडियम क्रोमेट, और ये है वाटर इनसॉल्युबल, ये है वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो यहां पर मैंने लिखा है ये सोडियम क्रोमेट है और वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। अब हम जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो उस मास को हम फर्नेस से विड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हमने बाहर निकाला तो इन दोनों का मिक्सचर है बेसिकली, क्योंकि ये वाटर तो एस्केप हो जाएगा, फर्नेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है। तो हमारे को जो पाउडर मिला, दिस इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्रोमेट एंड फेरिक ऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं? इस मिक्सचर को वाटर में डाल देते हैं, वाटर में डाल के प्रॉपर्ली स्टर्ड करते हैं। तो क्या हो जाता है? ये सारा का सारा तो वाटर में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना लेता है और ये इनसॉल्युबल रहता है। इनसॉल्युबल रहता है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय कर देते हैं और उसके बाद हम फिल्टर कर देते हैं। तो फिल्टर कर लेते हैं तो ये सारा रेसिड्यू के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, और हमारे को जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है वो सोडियम क्रोमेट का रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। किसका सॉल्यूशन मिल गया हमको? सोडियम क्रोमेट। यानी एक तरह से हमने क्या किया? क्रोम आयरन से सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया तो सोडियम क्रोमेट येलो सॉल्यूशन होता है। तो ये जो सोडियम क्रोमेट का जो सॉल्यूशन हमको मिल गया, ये येलो कलर का सोडियम क्रोमेट का जो ये सॉल्यूशन है, दिस इज द येलो कलर सॉल्यूशन। और जब ये येलो कलर का सॉल्यूशन है, ओके, क्योंकि इसका कलर है ये, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं कि वो येलो कलर का क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि कलर कंसेप्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं उनके कंपाउंड्स, इसका रीजन भी है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। अब इस सोडियम क्रोमेट के सॉल्यूशन में H2SO4 डाल देते हैं। तो H2SO4 और सोडियम क्रोमेट आपस में रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन से सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, सोडियम सल्फेट और H2O। तो ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट के सॉल्यूशन में H2SO4 से ट्रीट किया, सोडियम क्रोमेट बन गया। तो ये लिखा हुआ है सोडियम क्रोमेट विच इज soluble in water goes into the solution leaving behind the insoluble ferric oxide. The yellow solution of sodium chromate obtained above, मतलब previous, is treated with concentrated H2SO4
टू गेट सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट, अब इनमें क्या होता है कि ये मोर सोल्यूबल है और ये लेस सोल्यूबल है। अब इन दोनों में भी सोल्यूबिलिटी डिफरेंस है, तो ये लेस सोल्यूबल है और ये मोर सोल्यूबल है। तो हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का कूलिंग करते हैं। तो जब भी देखो किसी भी सॉल्यूशन को जब हम कूल करते हैं, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को कूल करते हैं, तो जो लेस सोल्यूबल उसके अंदर कंपोनेंट होता है, जैसे ये दो कंपोनेंट है तो इन दोनों की सोल्यूबिलिटी अलग अलग है। तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम है और उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है और उसकी सोल्यूबिलिटी कम है। तो अब क्या हो गया कि जो लेस सोल्यूबल कंपोनेंट होता है, ये जो लेस सोल्यूबल कंपोनेंट है, ठीक है, तो हम जब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट है तो दोनों की सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है, तो हम जब उसको कूल करते हैं तो कूलिंग की वजह से जो लेस सोल्यूबल कंपोनेंट होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइन मेथड बोलते हैं इसको। तो उससे क्या हो जाएगा, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो इसके क्रिस्टल को हम सेपरेट कर लेते हैं, टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये सारा का सारा क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता रहता है और हम इसको विड्रॉ करते रहते हैं। और फाइनल रिजल्ट जो हमको मिलता है वो सोडियम डाइक्रोमेट का मिलता है। फाइनल रिजल्ट जो मिलता है हमको किसका मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट का मिलता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन हमारे पास है। अब सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को K2Cr2O7 में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखो। अब कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, ये रहा कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम का जो Na2Cr2O7 है, इसके सॉल्यूशन में KCl डाल देते हैं। KCl डाल देते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है NaCl और K2Cr2O7 बन जाता है। अब यहाँ K2Cr2O7 लेस सोल्यूबल है, यहाँ पर ये लेस सोल्यूबल है। तो अब वापस अपन ने इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया, तो ये रिएक्शन हो गया। और अब हम इसको कूल करेंगे तो इसके ऑरेंज कलर के क्रिस्टल बाहर आ जाएंगे। मैंने अभी कहा कि दो अगर डिफरेंट कंपोनेंट का सॉल्यूशन है और उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो अपन उसकी कूलिंग करेंगे तो लेस सोल्यूबल क्रिस्टलाइज होगा। तो ये देखो, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी ये बोल रहा है ये मोर सोल्यूबल है और ये लेस सोल्यूबल है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एंड पोटेशियम क्लोराइड ये रहा आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ठीक है। अब क्या हो जाए, इक्विमोलर नहीं है, ये 1 मोलर है, ये 2 है, इक्विमोलर नहीं है, ठीक है, उसको करेक्शन कर देना। प्रोपोर्शन ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम ऑब्टेन ऑन कूलिंग, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है बेटा। तो इस तरह से हम K2Cr2O7 बनाते हैं। तो ये ना एग्जाम्स में आ रहा है, उस केस में खाली वो 3 इक्वेशन पूछता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस ये तीनों इक्वेशन आपको लर्न करनी है, इसका डिस्क्रिप्शन कभी नहीं पूछते हैं। और फिर देखो फिजिकल स्टेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म अ ऑरेंज रेड क्रिस्टल which melt at 669 Kelvin. It is moderately soluble in cold water but fairly soluble in hot water. और अब हम नेक्स्ट क्लास में अब हम इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट के केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आती है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।